अनुप्रिया की कहानी, प्रेम की जाति, जाति का प्रेम का अगला और अंतिम भाग। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डिस्टेंस तो रहता ही है ना। पहले आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू बोलने वाला मिकेश अब बिजी रहने लगा था। अब जब भी सोनी कोई मैसेज करती थी तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता था। धीरे धीरे मैसेज कम होता चला गया। सोनी के मैसेजेस का रिप्लाई अब कभी कभी ही आता था या फिर नहीं आता था। सोनी को अब अपने से ये लगने लगा था कि मिकेश से अब उसका सारा नाता लगभग टूट चुका है। मैसेज में ये लिखने पर कि इग्नोर कर रहे हो मिकेश, तो जवाब आता नहीं, बस थोड़ा सा बिजी हूं, ऑफिस वर्क ज्यादा हो गया है। प्रेम में जब समय की दखल शुरू हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब प्रेम अपनी ऊंचाई को खो चुका है, अपनी ढलान पर उतरना शुरू हो गया है। सोनी के मन में यह आता कि वह मिकेश से कह दे कि वर्क ज्यादा हो गया है या फिर मुझसे मन भर गया है तुम्हारा, पर अंत पर जाकर सी यू सून का मैसेज कर दिया करती थी। और फिर मैसेज करने के बाद बस इंतजार इंतजार इंतजार, और मिकेश का कोई मैसेज नहीं आता। उफ, कैसी कसमकस में सोनी पिसी जा रही थी। उसे कुछ पता भी तो नहीं था। पर्दे के पीछे चल रहे किरदारों के नए खेल से वह पूरी तरह अनजान थी। मिकेश के बिजी होने के फलसफे ने सोनी को दुखी और उदास कर डाला था। दुखी मन से वह पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। जहां दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, वहीं अचानक अब सोनी को यह लगने लगा था कि मिकेश ने उसे पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया है खुद से। धोखा खाने का विचार वो अपने मन में लाने से भी डरती थी। सोनी खुद को नजरअंदाज किए जाने पर दुखी थी, पर विश्वास को ढांढस के लिए कहीं बचा के रखी थी कि नहीं, मिकेश ऐसा नहीं कर सकता। मन को बार बार दिलासा दिलाए जा रही थी कि शायद कोई और वजह हो, कोई वजह जिसे जानने के बाद उसका मन निर्भर हो जाए, हल्का हो जाए। कई बार उसके मन में आता था कि चाची के यहाँ दोबारा चली जाए ताकि सब कुछ उसे स्पष्ट रूप से पता चल जाए। फिर कुछ सोचकर रुक जाती थी। बहुत सोच समझकर मिकेश को फिर से मैसेज कर दिया करती थी, मगर उसकी ओर से जब कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आता था, तब विषाद के समंदर में डूबकर गुजरे दिनों की अच्छी यादों में डूब जाया करती थी। जैसे लगता था कि वर्तमान की असह सच्चाई को भुला देना चाहती हो। मिकेश की ओर से कभी कभार भूले भटके एक आध मैसेज सोनी को सामान्य हालचाल लेने के लिए आ जाया करता था। फिर कुछ पता नहीं चलता था। इस तरह के द्वंद्व की स्थिति ने सोनी के भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला बना दिया था। न तो वह मिकेश के पास जा पा रही थी और ना ही दूर हो पा रही थी। अब यह सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। उसने सोचा अब तो बातचीत करनी ही होगी, भले जबरदस्ती ही सही। इस तरह के व्यवहार की वजह क्या है, इस बात को जानना ही होगा। उम्र भर एक कसक लिए एक पहेली की तरह वो नहीं जी सकती थी। ऐसा सोचकर सोनी ने फोन किया तो कई बार फोन नहीं उठा, पर सोनी भी जिद पर अड़ी थी। बार बार फोन किए जा रही थी, अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। मिकेश ने फिर एक दिन फोन उठाया और हेलो सोनी बोलने पर जब कुछ देर तक आवाज नहीं आई तो बड़े ही बेपरवाह ढंग से सोनी सोनी बोलकर उसका सामान्य हालचाल पूछने लगा, जैसे कि उससे कुछ खास परिचय ना हो, जैसे कि वो कोई बहुत दूर की रिश्तेदार हो जिससे औपचारिकतावश बात करने पर विवश हो जाना पड़ा हो। एक अजनबीपन का एहसास तो सोनी को कब से हो रहा था, पर इस बार मिकेश ने यह साबित कर दिया कि वह उसके लिए पूरी तरह अजनबी हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने मिकेश से पूछा, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? क्या बात है, बड़े दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं है। जब सोनी ने कहा तो उधर से मिकेश ने जवाब में बोला, फोन कहीं पड़ा रहता था इसलिए उठा नहीं पाता था। पर सोनी ने अब इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे अपना जवाब मांगना उचित समझा। दृढ़ता से फिर पूछा, मिकेश इतने ठंडे अंदाज की वजह क्या है? क्या जानबूझकर तुम ये सब कर रहे हो? भावनात्मक तौर पर मैं खुद को प्रताड़ित महसूस कर रही हूं। तुम्हारी इन्हीं सारी हरकतों के कारण मैं एकदम से पागल हो गई हूं। और आज
मेरे फोन करने पर तुम मेरा हालचाल ले रहे हो, जैसे कि तुम किसी अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हो। इन सारी बातों को मिकेश चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जवाब में प्रतिक्रिया के तौर पर ऐसा नहीं है कहकर चुप हो जाता। फिर जब थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मुकेश की आवाज आई कि तुमने मुझे बताया नहीं। सोनी ने पूछा, मिकेश मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया? मुकेश ने थोड़े रूखे स्वर में कहा, सोनी तुमने मुझसे एक बात छिपाई। क्या छुपाया मैंने मुकेश? मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई हो। फिर मुकेश अचानक बोल पड़ा कि तुम नीची जात से हो सोनी। यह सुनते ही जैसे सोनी को लगा कि किसी ने उसे नींद में पत्थर खींच के मार दिया हो। वह स्तब्ध और अवाक रह गई। उसकी आंखों से अश्रु की धारा निर्बाध होकर बहने लगी। और आगे फिर मुकेश अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि रेखा चाची ने कुछ ही दिन पहले मेरी भाभी को बताया कि तुम एक नीची जात से आती हो और तुम्हारी यह सगी चाची भी नहीं है। ये तो रेखा चाची का बड़कपन है कि वो तुम जैसों को अपने घर पर आने जाने देती है। फिर भी मेरी समझ से ये परे है कि रेखा चाची कैसे तुम सबको अपने यहाँ रहने के लिए कैसे बुला लेती हैं। मैं तो बस तुम्हें देखकर धोखा खा गया। तुम लगती नहीं थी, तुम्हारे रहन सहन बोल चाल से पता नहीं लगता था। यह सुनकर सोनी को जैसे होश आ गया हो, एक बुरा सपना जो अचानक से टूट गया हो। फिर खुद को सबल करते हुए सोनी ने तीखे लफ्जों में मिकेश पर प्रहार करना शुरू किया, जिसका जवाब देने की न तो उसके अंदर कुव्वत थी न ही काबिलियत। सोनी को आज जवाब तो मिल ही गया था। अब वहां प्रेम कुचल चुका था, मानवता मर चुकी थी। अपने आप को फिर सामान्य करते हुए सोनी फिर उससे पूछा, मिकेश तुम पढ़े लिखे हो या बस ऐसे ही माँ बाप ने तुम्हारी मार्कशीट बनवा दी है? क्योंकि जैसी तुम्हारी विचारधारा है वैसा तो कम से कम किसी किताब में नहीं लिखा है। क्योंकि जातिवाद का समर्थन तो दुनिया का कोई सिद्धांत नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पढ़े लिखे लोग भी इतने मूर्ख और निर्बुद्ध कैसे हो सकते हैं। खैर, जब तक पता नहीं था तुम्हें मेरी जाति क्या है, तब तक मैं दुनिया की सबसे समझदार और खूबसूरत लड़की थी। और अब जब पता चल गया है कि मैं एक विशेष जाति से हूं जो तुम्हारे जैसों के कारण बनाई गई एक कूड़ा करकट दुनिया का परिणाम है, तो तुम इस बात से शर्मिंदा हो गए कि तुमने नीची जाति के लड़की से प्रेम कर लिया। और ये क्या बात है कि मैं लगती नहीं? क्या अच्छा रहना, खाना, ओढ़ना, बिछौना, पीना किसी की जागीर है? क्या तुम किसी की पहचान और व्यक्तित्व को उसके उठने, बैठने, बोलने, रहने के तरीके से जांचते हो? सच तो यह है कि लगते तो तुम भी नहीं थे। सच तो यह है कि लगते तो तुम भी नहीं थे कि तुम इतने उथले और अपरिपक्व सोच के आदमी हो। अगर लगते तो प्रेम का नाता तो तुमसे कभी न बन पाता। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि ये सब सीधे कहने की हिम्मत भी तुम में नहीं थी। सीधे कैसे कह पाते, उसके लिए तो रीढ़ की हड्डी चाहिए। तुम्हें भी पता था कि सीधे सीधे यदि तुम ये सब कहते तो लोगों में गलत संदेश जाता कि तुम कितनी घटिया सोच और तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति हो। लोग तुम्हारी दकियानुसी बुद्धि पर थू थू करने लगते। लेकिन खैर, समय रहते सब पता लग गया। मैं भारी हो चुकी थी, जल्दी से निर्भर होना चाह रही थी, और शुक्र है कि आज हो भी गई हूं। आज मैं मुक्त भी हो गई हूं तुम्हारे बनावटी प्यार से, तुम्हारे असली ढकोसलों से। कभी कभी जाति प्रेम से बड़ी हो जाती है, यह तुम्हारे जैसे लोग ही सिद्ध करते हैं। शर्म से चूर चूर होकर मिकेश ने दबी आवाज में कहा, नहीं नहीं, वे बस घर के लोग, ऐसे बस घर के लोग नहीं मानते। कहते कहते वो चुप हो गया। लोगों ने प्यार में क्या क्या नहीं किया। कर गुजरे अंतरजातीय विवाह, कर गुजरे अंतरदेशीय विवाह, लड़ गए पूरी दुनिया से। कितनी प्रेम कहानियां बनी, कितनी मिठी। ये कहते हुए सोनी की आवाज भारी हो गई थी। उसके शब्दों में दुख के साथ रुदन भी समा गया था, पर उसके आंसुओं में असमर्थता नहीं थी, बेचारगी नहीं थी। वह गुस्से में बोल पड़ी, घर के लोग? मिकेश ने बोला, सोनी, मैं खुद असमंजस में हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
अब मुझे प्यार भी है या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी याद में मरता रहता हूं, लेकिन फिर पीछे हट जाता हूं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता हूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं खुद भी एक संशय की स्थिति में हूं। इतना सुनते ही सोनी ने आश्चर्यचकित होकर बोला, असमंजस? यह असमंजस तुम्हें तब नहीं हुआ जब तुमने मेरा हाथ थामकर यह बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा? जब पहली बार देखा था तब संशय नहीं हुआ था? प्रेम में और संशय, उल्टी बात बोल रहे हो मिकेश। यह बात तो बड़ी मुश्किल है, यह तो होता ही नहीं है। क्योंकि अगर प्रेम है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, और अगर नहीं है तो बात कोई रह भी नहीं जाती है। प्रेम में संशय की बात तो समझ से परे है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, वह जीवन में कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तुम्हें हुआ था या तुम्हारे घर वालों को? तुम्हारे प्रेम की गवाही तुम्हारे घर वाले क्यों देते? ये सब सुनकर मिकेश के मन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था। उसकी ओर से काफी देर तक जब तक आवाज नहीं आई, तब तक सोनी ने शांत भाव से कहा, प्रेम किसी जाति का नहीं होता, प्रेम की अपनी जाति होती है। प्रेम कोई जाति नहीं देखता, और जाति देखने वाला कभी प्रेम नहीं करता। इसलिए मिकेश, तुम मेरे कभी थे ही नहीं, तुम मेरे कभी हो भी नहीं सकते। फिर अचानक फोन कट जाता है और मिकेश उसी संशय के स्थिति में एक मूढ़ की भांति फोन की स्क्रीन पर टकटकी लगाए खड़ा रह जाता है। बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनमें प्रेम को महत्व देकर अंतरजातीय विवाह होता है। हर बंधनों को तोड़कर मानवता को, प्रेम को तवज्जो दिया जाता है। मगर हर कहानी एक जैसी नहीं होती, हर किस्से का रंग एक जैसा नहीं होता। अक्सर कई कहानियां धर्म और मजहब के जालों में फंसकर अपना दम तोड़ देती हैं। प्रेम की ऐसी कहानियां मानव धर्मिता का एक बेबूझ तिरस्कार है। सच तो यह है कि मिकेश के अंदर भी कुछ जातिवादी प्रवृत्तियां मौजूद थीं, वरना उस पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी भाभी की बात को सुनकर भी अनसुना कर देता और सोनी के साथ अपने प्रेम का धर्म निभाता। पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को आग लगाकर दुनिया को नई राह दिखाता। मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था, वो वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे तो सिर्फ जाति के प्रेम का पता मालूम था। प्रेम की जाति का तो उसने कभी कुछ जाना ही नहीं। ये सर्दियों की धूप भी ना मानो जैसे मोहब्बत सिखा रही हो, मगर मिकेश सर्दियों की इस धूप में कभी गया ही नहीं। आप जरूर जाइएगा। धन्यवाद। जल्दी फिर मिलेंगे। 1 जून से सुनिए आज के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह की फिल्म समीक्षा भूली हुई यादें, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, मेरे चैनल सब्यसाची पर। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।